जी, बिस्मिल्लाह कीजिए डॉक्टर साहब या मैं स्टार्ट करूँ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज का जो मौजू है बहुत कॉमन है आजकल के दौर में, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में इसकी रेशो निस्बतन ज़्यादा है और इसका नाम लेते ही एक तरह से इंसान के दिल में थोड़ा-सा खौफ और हरास पैदा हो जाता है। ये चीज़ है, ये एक्सटर्नल नहीं है एक तरह से, यानी बाहर से किसी आर्मी का, किसी और चीज़ का थ्रेट नहीं है, बल्कि ये जो प्रॉब्लम है वो विदिन आवरसेल्व्स है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम कैंसर है कि जैसे ही कोई कहता है कि फलाने को कैंसर हो गया तो एकदम से बंदे के अंदर ना वहशत सी फील होना शुरू हो जाती है। और जितनी तेज़ी से ये मर्ज़ फैली है, अ, मेरा ख़्याल है शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसके मिलने-जुलने वालों में या रिश्तेदारों में कोई ऐसा ना हो कि जिसको कैंसर ना हो। तो आज को जो हमारा मौज़ू है वो है अर्ली डिटेक्शन, यानी कैसे कैंसर को रोका जा सके या अगर हो जाए तो उसको कैसे पकड़ा जा सके। यानी कैंसर के सद्दे-बाब के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं कैंसर से आपसे बचाव के मुतालिक। बचाव के मुतालिक जी, कि कैसे, अगर बच्चा कैसे जा सकता है और अगर हो जाए तो फिर उसको क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए ताकि वो बिल्कुल स्वीयर सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो मैं ये गुज़ारिश करूँगी आपसे कि क्या लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, क्या ऐसे इक़दामात हम करें कि कैंसर से सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि कैंसर से बचा जाए। बाकी तो ज़ाहिर है अल्लाह तबारिक व तआला ने सारा निज़ाम तो उनके अपने हाथ में है, लेकिन यकीनन ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं और इस्लाम में भी ये जायज़ है कि भई आप अपनी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करें। तो इस सिलसिले में थोड़ा-सा आप रोशनी फ़रमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। कुरान पाक में बड़ी खूबसूरत आया करीमा है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही यानी अल्लाह मुझे शिफा देता है। ये बीमारी की आमद और सेहतयाबी दोनों अल्लाह के इख्तियार में है, बिलाशुबा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह बड़े आसान व तकवीम और बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी कामलियत के साथ इंसान के इस जिस्म की तख्लीक की है, और फिर इंसान पे ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी हिफाजत के लिए, इस तोहफे की हिफाजत के लिए, यानी सेहत के लिए अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे, अपने फराइज में कोताही न बरते। तो सेहत के हवाले से सबसे जो अहम तरीन बात यह है कि हमें खुद इस बात का एहसास करना होगा कि जो कुछ हमारे बस में है, जो हमारी जिम्मेदारी है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेशक। यानी परहेज इलाज से बेहतर है। इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो फिर ये एक बड़ा वसी मौजू है। लेकिन आज कैंसर के असबाब, कैंसर से बचाव, कैंसर की तशखीस, कैंसर की पेचीदगियां, इससे जुड़े मौजूआत के हवाले से जो बुनियादी तौर पे आपने आगाज किया, डिटेक्ट कैंसर अर्ली, ये कैंसर की बर वक्त तशखीस। नंबर 2,
जो हम पे जिम्मेदारियां आयद होती हैं, अगर हम उनका ख्याल करें तो यकीनन कैंसर से बचना भी मुमकिन है। नंबर 2, कैंसर से बर वक्त तशखीस के हवाले से और बचाव के हवाले से हम बहुत सारी जहमत, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे अखराजात से भी बच सकते हैं। बेशक, अब बेशक। सवाल ये पैदा होता है कि कैंसर का लफ्ज इस्तेमाल हो गया है तो हम ट्यूमर की स्टेज से बहुत आगे निकल गए हैं। जी, चलो कैंसर की बात करते हैं, जो कि मौजू ही है। बुनियादी तौर पे जहां तक जेनेटिक्स का ताल्लुक है, जीनयाती तौर पे जो अवामिल कार फरमा है कैंसर के बनने में, वो तो हो गए हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन उससे हट के बहुत कुछ हमारे इख्तियार में है। यानी जो इख्तियारी फैक्टर्स हैं, वो उनसे मालूमात हासिल करना, उनका शऊर इदराक रखना, उनसे आगाही हासिल करना, उनकी बचाव की तदाबीर के बारे में जो ज़रूरी जो जिंदगी में तब्दीलियां हैं, वो तर्ज हयात के हवाले से है, वो रूटीन के हवाले से है, वो ग़िज़ा के हवाले से है। तो इन जिंदगी में तब्दीलियों की वजह से हम कैंसर के बचाव में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और बेशक, कैंसर से बचाव में मदद मिल सकती है। अलबत्ता ये है कि कैंसर से बचाव के इन तरीकों को इख्तियार करते हुए न सिर्फ हम इन जानलेवा इस मुजी मर्ज की शिद्दत से, इसकी तकलीफ से, इसकी इस जहमत से बच सकते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी की जो है ना क्वालिटी, उसको बेहतर बना सकते हैं, जिंदगी को हम बेशक, तवालत दे सकते हैं। हम जो है गवर्नमेंट पे, हम पब्लिक पे, अपने घर पे, अपने खानदान पे, अपने औलाद पे, अपने दोस्त अहबाब पे जो बोझ बनते हैं, हम उस पर उसका ख्याल रख सकते हैं। जो अस्पताल है, जो एक्सीडेंट इमरजेंसी है, हमारे जीपी सर्जरीज है, हम उन सब का बोझ बटा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज हमारे इस प्रोग्राम का असल मकसद भी यही है कि हम मोटिवेट बिल्कुल, करें कि किस तरह हम अपना किरदार अदा करें। बेशक। और जी। किस तरीके से जब इंसान अपने आप को बचाव करता है लाइफ़स्टाइल के ज़रिए, सबसे ज़्यादा पहले हम ज़रा इस मौज़ू पे ज़्यादा बात करेंगे कि वो कौन-से अवामिल हैं या वो कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम अपना के लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए कि हम उनको अपना के अपने आप को सबसे पहली जो है वो प्रिवेंशन है, जैसे आपने ज़िक्र किया। अगर खुदा ना ख़ास्ता कैंसर हो जाता है तो वो तो एक सेकंड स्टेज की हम बात करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा इस बात पे ज़रा रोशनी डालें कि अगर क्या, क्योंकि देखिए आजकल जो बताया जाता है कि हर 2 बंदों में 1 को कैंसर, ये सिचुएशन होती जा रही है। यानी इस कदर सीवियर सिचुएशन है। कुछ लाइफ़स्टाइल ऐसा है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर ज़रा-सा रोशनी डालें कि क्या चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिनको अपनाना चाहिए? मेरा ख्याल है आप ये कहना चाहते हैं कि हम आखिर ख्याल क्यों नहीं करते जी, कि जब ये बिल्कुल। तंबी लिखी हुई है, बोर्ड हुँ, लगा हुआ है, जब रेड लाइट ट्रैफिक पे आ गई है, हम रुक जाते हैं। जब बेशक कहीं ऐसे। ये बोर्ड लगा हुआ है कि आगे आग है, जब हुँ, ये लिखा हुआ है कि आगे हंगामे हो रहे हैं, हुँ, आगे कोई धमाका हो गया है, जब हुँ, लिखा हुआ है कि हुँ, सफर से गुरेज करें, जब हुँ, आगे एक इंतबाह आ गया है कि हुँ, यहाँ सफर न करें, लौट जाए, पुल टूटा हुआ है, जहाँ हुँ, लिखा हुआ है कि धुंध शदीद है, आज मोटरवे बंद पड़े हुए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है सुनामी का खतरा है, समंदर के किनारे न जाएं, तो हुँ, हम मान जाते हैं, हम संभल जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि आज हम जो कुछ कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम अस्पतालों पे, हम एनएचएस पे, हम गवर्नमेंट पे, हम पब्लिक पे, हम खानदानों पे बोझ न बने।
बल्कि उस बढ़ते हुए बोझ में कमी का बायस बन सके अपना बेशक। किरदार अदा करके। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि शऊर आगही के हवाले से बात ये है कि इसके वो कौन से असबाब हैं जो कि आपके सवाल का एक की वर्ड है। मैं ये अर्ज करूं कि कैंसर की जो तशखीस है ये बड़ी खौफ ज़दा हो सकती है। ख़ास बेशक। तौर पे हमारे जो एशियाई बाशिंदे हैं, जैसा कि आपने पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का, केन्या का, इन ममालिक का नाम लिया है, तो बदकिस्मती से जो कम आगही है, शऊर में जो कमी है, नज़रअंदाज कर देना है जानबूझ के, या कह लें कि बरवक़्त मालूमात का ना मुयस्सर होना है, या हुँ, सकाफ़ती तौर पे है, या मज़हबी तौर पे है, झिझक है एक किस्म की। ये वो मसाइल हैं बदकिस्मती से। हालात ये हैं कि कैंसर में हम ही लोग ज्यादा मुब्तला होते हैं और सफर भी हम ही लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि डिटेक्ट अर्ली कैंसर ये हमें पता ही तब चलता है जब हम इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, जैसा कि डॉक्टर फसा कमरीन बीबी साहिबा आपने ये एहतमाम किया है। हालात ये हैं कि हम गलत तर्ज हयात के सबब, ग़िज़ा के गलत इंतखाब के सबब, महदूद सरगर्मियों के सबब और आम तौर पे वर्जिश न करने की जो आदत है उसके सबब, अपनी रूटीन के ठीक न होने के सबब, फिर ये है कि अनफॉर्चुनेटली सिगरेट नोशी के हवाले से हमें मसाइल हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है आजकल के दौर में। फिर ये है कि ब्लड प्रेशर है, आम एक लफ्ज़ है, कोलेस्टेरोल का लफ्ज़ है, ज़ुबान ज़दे आम है। फिर ये है कि अमराज़े क़ल्ब हैं, दिल के अमराज़ हैं। फिर इस तरह है कि स्ट्रोक के मसाइल हैं, फ़ालिज के मसाइल हैं। ये इस तरह के मसाइल में ज़रूरी है कि वो शऊर और आगही हासिल की जाए कि इसके असबाब आखिर क्या हैं। ये जो जानना ज़रूरी है कि अंदर के मामलात आखिर क्या है, आखिर हो क्या रहा है, आखिर हम कर क्या सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे इन तकलीफ-देह मराहल से हम बच सकते हैं। हम आखिर सिसकते, तड़पते, बिस्तर मर्ग पे एड़ियाँ रगड़ते मरने की बजाय हम कैसे इन तकालीफ से कम अज़ कम अपनी जान छुड़ा सकते हैं और एनएचएस पे, हुकूमत पे कैसे बोझ कम करके अपनी सेहत की बेहतरी में हम किरदार अदा कर सकते हैं। इदारे तो मसरूफ हैं, अस्पताल जी, तो खुले हुए हैं, चल रहे हैं। बेशक बात ऐसा यह ही है कि है। जब हम ज्यादा मरीज होंगे, ज्यादा तकलीफ में जाएंगे, तो वहां जो इतने 6-6, 7-7, 10-10 घंटे और ट्रालियों पे पड़े इंतजार करते रहेंगे, तो क्यों ना हम वो काम करें कि डिटेक्ट कैंसर अर्ली में हम अपना हिस्सा डालें इस मुहिम में। और खुलियों के जो मिलने से जो बाफ्तें बनती हैं, हम आते हैं कि ये असबाब क्या है इस हवाले से, कि ये आम तौर पे जब एक कोई गिल्टी नमूदार होती है तो क्या होता है, उसमें जो ट्यूमर का आगाज इस तरह होता है कि जो खुलिये हैं ना जिस्म के, उनको जिस्म से पैगाम मिलता है कि वो मजीद तकसीम दर तकसीम होकर नए खुलियात बने, ताकि शिकस्त और रेख का जो अमल है वो जारी है और जो मुरम्मत है वो हो सके और नए खुलिये उनकी जगह ले सकें। और जो खुलिये बोसीदा हो चुके हैं, जो गल सड़ गए हैं, मर गए हैं या अपना वो किरदार अदा कर चुके हैं, उनकी जगह नए। लेकिन हालात क्या है कि कब ट्यूमर कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है, ये असबाब में ज़रूरी है समझना। इसलिए कि उन खुलियात की तकसीम में जब ये कोई गैर मामूली इजाफा होता है, कोई गैर मामूली अंबार सा लग जाता है इन सेल्स का, इन खुलियों का, वो जो बाफ्त इकट्ठी होके एक शक्ल इख्तियार करती है, उसे हम कह देते हैं कि ये गिल्टी सी बन गई है, ट्यूमर कह लें हम। लेकिन कैंसर क्या है? कैंसर कोई और चीज है, ट्यूमर और चीज है। ट्यूमर तो गिल्टी की चलो एक शक्ल होगी, लेकिन कैंसर जिसे हम राजफोड़ा भी कहते हैं, सरतान भी कहते हैं, केकड़ा भी कहते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में जो गैर मामूली यानी आम मामूल से हट के, आम रूटीन से हट के खुलियों का बनना और वजूद में आ जाना और फिर बेकाबू होकर अपनी मर्जी से अपने मनमानी करते हुए कोई ऐसा काम शुरू कर देना,
जो कि नॉर्मल काम नहीं होता, वो जो तगैर शुदा जो काम है, वो बुनियादी तौर पे इस कैंसर का सबब बनता है। और इस तरह कह लें कि मेयार फितरत वो नहीं रहता जो अल्लाह करीम ने तय किया है। इन असबाब में सबसे जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है मैं एक ऐसा जुमला एक अर्ज करता हूं जो निचोड़ इस वक्त सामने आया है। वो ये है कि जितने भी मरीज इस तरह के तकालीफ में आए हैं और वो इन कैंसर के मराहल से गुजरी हैं और उनमें से बेशतर जो अल्लाह को जा मिले हैं, जब उन पे तहकीक की गई तो पता ये चला कुछ फैक्टर्स उनमें कॉमन थे। वो कॉमन फैक्टर्स कौन से थे? सबसे पहले तो ये है कि उनको दायमी कब्ज जरूर थी। मैं बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूं, ये नाजरीन और सामाइन के लिए है ताकि लोग इन बातों को नोट करें और इससे इस्तेफादा करें, जो प्रोग्राम का असल मकसद भी है। दूसरे नंबर पे देखा ये गया है कि उनमें एक कॉमन फैक्टर ये था कि उनकी जो नींद है वो दायमी तौर पे सेहतमंद नींद नहीं थी। चाहे वो नींद में कमी थी, नींद की रूटीन ठीक नहीं थी, नींद का दौरानिया ठीक नहीं था। वो बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये देखा गया कि वो लोग बदकिस्मती से या जो भी हालात है वो खुशियों से, वो सुकून से महरूम जिंदगी गुजारते हुए स्ट्रेस का शिकार रहे हैं, यानी जहनी दबाव का शिकार रहे हैं। हम्म। फिर ये बात सामने आई जो कॉमन फैक्टर था कि उनमें जो तेजाबियत है वो बहुत ज्यादा थी। वो एसिडिटी वो मैदे की है या जिस्म के अंदर जैसे खुलिये होते हैं, बाफ्ते हैं, ये उनमें भी नेचुरल एसिडिटी थी या जो अल्कोहल? नेचुरल नेचुरल एसिडिटी। यानी इनमें दो चार बातें मैं और अर्ज कर देता हूँ। वो ये है कि इन बातों की वजह से जो आगे अवामल पेश आते हैं वो ये है कि बहरहाल ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सेलुलर लेवल पे। जो खुलिये हैं उस लेवल पे, उस सतह पे जाके जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसे हम मेडिकल की इस जुबान में हाइपोक्सिया भी कहते हैं। जो भी बात एसिडिटी की हुई, तेजाबियत की बात हुई, ये दूसरा फैक्टर। और तीसरा जो फैक्टर है वो है कि इन्फ्लामेशन, सोजिश का। ये जो चीजें हैं यानी हाइपोक्सिया है या एसिडिटी है या इन्फ्लेमेशन की मैं बातें कर रहा हूँ, यानी ऑक्सीजन की कमी की बात की है, तेजाबियत की बात की है, या सोजिश की बात की है, या आप कह लें कि एक नया फैक्टर एक सामने आया है कि कई विटामिन डी जो है उसकी जो कमी है वो भी हिस्सा दार बन गई है इन चीजों की। ये चीजें जो खुलिए बेकाबू हो के परवरिश पाते हैं, मजमुआ बन के एक अंबार सा लग जाता है और वो अपना काम काज शुरू कर देते हैं जिसमें और कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये बुनियादी तौर पे उसको वो फिजा वो कह लें कि मुहैया करते हैं जिसमें इन खुलियों की परवरिश ज्यादा होती है। लिहाजा असबाब के हवाले से जब आप कहें कि मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा, एक ये कि जिसका ज्यादा हिस्सा मेडिकल के इस रिसर्च के हवाले से है, ये तब्दीलियां आती हैं, ये हालात हैं। लेकिन हम इस वक्त कैंसर के उन मुमकिन असबाब के ऊपर गुफ्तगू करना चाहेंगे जो गालबन आपका सवाल है, जो कि नाजरीन चाहेंगे कि हमें तो उन चीजों से ज्यादा गर्ज है, व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन शेयर, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। यानी उस कंट्रीब्यूशन के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपके सवाल के बाद अर्ज करूंगा कि कैंसर के और कौन से असबाब हैं। मैंने तीन चार लफ्ज तो वैसे आपके सामने अर्ज किए थे। नंबर एक, वो रूटीन का लफ्ज मैं सबसे पहले इस्तेमाल करता हूँ। फिर ये है कि उसमें तर्ज हयात का लफ्ज आता है, फिर उसमें ग़िज़ा का लफ्ज आता है। ये इन चीज़ों पे इंशाल्लाह हम फिर बहस कर लेते हैं। तो ये ये है वो जो चीज़ें। आपने सॉरी डॉक्टर साहब, जो तर्ज हयात की बात की है, ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लफ्ज है। यानी इंसान की पूरा जो उसका जिंदगी, यानी उसका उठना बैठना, उसका खाना पीना, उसका सोना, उसका लोगों से मिलना मिलाना, उसकी लाइफस्टाइल, यानी एक पूरा एक बड़ा लफ्ज तो एक है लेकिन इसकी कवरेज बहुत बड़ी है। जी बेशक। जी। आपने ठीक कहा है। मैं एक बात आपसे जो
अर्ज कर दूं, असल में जब भी हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो वो आम तौर पे एक डिस्क्लेमर के हवाले से बात एक चलाई जाती है। वो इंतबाह का मकसद ये होता है कि जो हमारे इल्म में है हम ये बातें इस अंदाज में कर रहे हैं, वी डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कोई उस तरह हुँ, के एक्सपर्ट नहीं है, ना अथॉरिटी है। हम तो ये कर रहे हैं कि मालूमात फराहम कर रहे हैं जो हमारे इल्म में है। मसलन बेशक ये है, है सही। कि मैं चूंकि मेडिकल रिटायर्ड एक पर्सन हूँ, तो जी, मेडिकल प्रोफेशनल होने के हवाले से मेरा शोबा कैंसर का नहीं रहा, लेकिन जी, मैं रिटायर्ड सर्जन ईएनटी होने के हवाले से, सर्जन हेड एंड नेक होने के हवाले से हमें भी वास्ता पड़ता रहा है कैंसर की मरीजों की डील करने में, उनकी सर्जरी करने में, उनके इलाज मुआवजे में। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि आज के दौर में कोई घर ऐसा खाली नहीं जी, जिसमें कहीं ना कहीं ये कैंसर के मरीज न पाए जाते हो। आपने इशारा कर भी दिया उसका। जी, तो पहले आ जाते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ, तर्ज हयात की तरफ। कैंसर के असबाब में सबसे जो पहली चीज है, जो मैंने चंद एक अवामिल का जिक्र किया है, जो कॉमन फैक्टर्स का जिक्र किया है, उससे रिलेटेड चीजें हैं, उसमें तर्ज हयात में पहली चीज रूटीन है। अशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। ये सारी आया करीमा है, मैं सिर्फ इशारे के लिए मैंने बात की है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो पूरे का पूरा निज़ाम शमसी बनाया है, ज़मीन व आसमान की ये पैदाइश है, ये सारे का सारा इतना कैलकुलेट है कि इसमें एक ज़र्रा भर जो है वो कमी बेशी नहीं होती। कभी सुभान ऐसे नहीं हुआ कि सूरज इधर उधर निकले ना, अपने वक्त पे निकलता है, अपने मदार में सुभान चलता अल्लाह। है। यानी एक एक चीज, सुभान अल्लाह। हमने कब समझना है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, कब हमने तदब्बर और गौर व खोज करना है। वो इशारा करता है रूटीन की तरफ। बेशक, उस अगर मैनुअल को हम ज़हन में रखें, यानी कुरान पाक के उस मैनुअल को हम ज़हन में रखें, तो हमें सोचना होगा कि सबसे पहली चीज जो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होती है वो तर्ज हयात के हवाले से वो रूटीन की है। वो रूटीन क्या है? वो सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने, तमाम चीजों की रूटीन है। मैं तो सबसे पहले नींद की बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने दिन के वक्त इंसान के इस जिस्म के साथ कुछ चीजें जोड़ दी हैं कि जी, दिन को बनाया काम के लिए, बेशक, मुआश के लिए, मुआश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फिर बेशक, ये है रात को बनाया, लफ्ज आराम का, सुकून का इस्तेमाल हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि हम सुकून के वक़्त, आराम के वक़्त यानी नींद के वक़्त हम काम कर रहे होते हैं। मैं ज़रा ना ये अपना मोबाइल उठा के इशारा करूँ, हम इसके साथ खेल रहे होते हैं। बेशक ऐसे ही। बात ये है कि ये है रूटीन की तरफ इशारा मेरा, कि हम रूटीन की तरफ आएँ कि बर वक़्त सोना और बर वक़्त जागना। बर वक़्त सोने और जागने में ये हम इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम की बात ही नहीं करते, मैं साइंस की बात करता हूँ, जदीद तरीन मेडिकल साइंस रिसर्च शुदा बात कर रहा हूँ कि जब सूरज ढल जाता है, सूरज के ढलने का तल्लुक है इसके साथ और सूरज के निकलने के साथ तल्लुक है। वो जो दौरानिया है उसमें जब तकरीबन सूरज ढलता है तो उसके कोई 1.5-2 घंटे के अंदर उसके बाद जो जिस्म का क्लॉक है वो इस तरह फिट है, वो एक नेचुरल उस तरह का निज़ाम शुरू हो जाता है जिसमें जो पूरे दिन के जो कोई कह लें कि मुरम्मत तलब जो खुलिए होते हैं उनकी मुरम्मत का वक़्त शुरू हो जाता है। उसके लिए बेहतरीन मुरम्मत तब होती है जब इंसान बिस्तर में होता है, जब वो आराम की हालत में होता है, जब उसकी उसकी आंखें, ये जो आंखें हैं ये स्क्रीन से हटी हुई ये बंद होती हैं और नींद
को तलब कर रही होती हैं। यानी बेड पे होने के बावजूद हम जो फ़ोन के साथ लगे रहते हैं, अब मेरे आँखें ख़्याल है बंद बहुत सारे लोगों आँखें के हाँ, आँखें बंद करके अगर मोबाइल ये देखा जा ज़रूरी सकता है तो है। बिल्कुल। बात हुँ, ये है कि आँखों का बंद होना ज़रूरी है। नींद का जब भी टेस्ट हम करते हैं ना अस्पतालों में, तो वो हुँ, सारे का सारा आँखों के ऊपर वो पट्टियाँ लगा के फिर वो मुख्तलिफ वायर लगा के जो वो सारा यही रोशनी का ही होता है। उस रोशनी से बचना, वो फिर नींद के ऊपर अगर आप टॉपिक रखेंगे तो एक पूरा प्रोग्राम सिर्फ़ नींद के ऊपर भी किया जा सकता है। इंशाअल्लाह करेंगे। मैं अर्ज़ ये एक कर रहा हूँ, हम सिर्फ़ एक और रूटीन की चीज़ पे बात कर रहे थोड़ा-सा हैं। थोड़ा-सा मेरे ज़हन में एक जोक आया कि आपने कहा ब कि माश के साथ उसका सिलसिला है। जी, दिन जी। को लोगों ने माश करनी होती है, कमाना होता है और रात को रेस्ट अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया। तो जी, दिन को जो नॉर्मल लोगों ने जॉब करनी होती है या कोई भी किसी किस्म की मज़दूरी है या कोई अच्छे लेवल का भी है, कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या कुछ प्रोफ़ेसर्स हैं। लेकिन एक एक मेरे ज़हन में बात आई कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग बेनिफिट पे होती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है? नहीं, ये जो चीज़ है ना आपने बेनिफिट की बात की है ना, इसका मतलब हुँ। ये तो नहीं है कि वो मतलब ये सोने-जागने में भी अपनी मर्ज़ी करें। बिल्कुल। सोने-जागने को भी तो मैंने कहा उसमें थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन दे देती हैं। कल कोई कहे भई ये तो जॉब वालों के लिए कहा था, ये बिज़नेसमैन्स के लिए कहा था या मतलब इस तरह के ये लोगों के लिए कहा था, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन कर दूँ कि नहीं ये किसी के लिए भी है। ये फिर मुझे एक बात करने दीजिए, प्रोग्राम जी, दिलचस्प हो जाएगा, मैं एक बात करता हूँ। जी। तहज़ीब और हुँ, तमद्दन ये 2 लफ्ज़ हैं। बेशक, बड़ी बात की आपने। तहज़ीब और तमद्दन में अगर आप जाएँगे, तो जो ओढ़ना, बिछोना, रहना, सहना है, वो तो हुँ, तमद्दन में आ गया। और बेशक। जो तहज़ीब है, जो उसमें शाइस्तगी है, एक दूसरे का ख़्याल करना है, अपनी ज़ात से हट के जो दूसरों का सोचना है, फिर ये है कि अच्छे तरीके से इसमें लिबास का ख़्याल है, इसमें खूबसूरती का ख़्याल है, ये सारी चीज़ें तहज़ीब का जो हिस्सा बनती हैं। ये तहज़ीब और तमद्दन ये 2 चीज़ें वो हैं, जो इंसान को हैवान से मुमताज़ करती हैं। बेशक, अब बेशक। जो हैवान है, उनकी मर्ज़ी वो दिन को सोएँ, उनकी मर्ज़ी वो रात को सोएँ। मैं बड़ी ऐसी बात। एक सख्त बात कहने लगा हूँ, हाथ जोड़ लूँ पहले, वो ये है कि जो चीज़ इंसान को हैवानों से मुमताज़ करती है, वो इसका तमद्दुन है, वो इसकी तहज़ीब है। अगर ये तहज़ीब व तमद्दुन से ही हम हट जाएँगे, हम वो काम करेंगे जो हमको ज़ेब नहीं देते या हुँ, जो जिनको ज़ेब देते हैं वो करनी है, हम उनकी मुमासलत ना करें। हमें अपनी रूटीन करनी होगी जो कि इंसानों के लिए और वो बेहतरीन रूटीन कौन-सी है? वो जो बनाने वाले ने, जो ख़ालिक़े इंसान ने, ख़ालिक़े जिस्म ने यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ बनाई है, ख़ालिक़े कायनात ने बता दिया है कि ये क्लॉक है, इस तरीके से इस टाइम पे सोने का वक़्त है, बात ये हो रही थी। यानी हुँ, उस वक़्त वो जो रात का सोना है, वो जिस्म के अंदर जो एक मुरम्मत का एक सिलसिला शुरू होता है, रिपेयर ऑफ सेल्फ की जो बात हो रही थी उस हवाले से, उसमें वो दखल-अंदाज़ी होती है। अगर आप बेशक। वजह पूछेंगे, उसमें वो जो लफ़्ज़ मैंने एक हाइपॉक्सिया का इस्तेमाल कर दिया था, यानी ऑक्सीजन हुँ, की कमी-बेशी का, फिर मैंने एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था तेज़ाबियत का, तो ये चीज़ें असर अंदाज होती हैं अगर हम अपनी रूटीन पे नहीं चलेंगे। इसी तरह सुबह उठने के हवाले से जितने भी कामयाब तरीन लोग उन पे रिसर्च की गई है, तो उनमें एक चीज़ जो कॉमन फैक्टर ये पाया गया है कि वो लोग बहरहाल सैर-खेज़ी करते हैं। वो सुबह उठने में जल्दी करते हैं। अब सुबह जो सूरज का जो निकलना है, उस वक़्त बहैसियत मुसलमान अगर देखा जाए, तो ये है कि उस वक़्त लाज़िम है हम पे कि वो ऐसा वक़्त है जब रिज़्क तक़सीम हो रहा होता है, हमें बेशक। अल्लाह के हुज़ूर माँगना चाहिए। ये तो हमारे लिए, लेकिन ये सबके लिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाब्ते तो पूरी इंसानियत के लिए बनाए हैं। हम बेशक प्रोग्राम ऐसा ही है। इंसानियत के लिए कर रहे हैं। ज़रूरी बेशक। तो नहीं है कि हम सिर्फ़ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। नहीं, नहीं। हमारे रहने वाले जो हमारे हैं अज़ीज़ान हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं। हम इस वक़्त मैनचेस्टर शहर बर्तानिया से ये प्रोग्राम करनी है। ये एक हुँ, मैनचेस्टर शहर के अंदर 200 से ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। बेशक, आप तसव्वुर करें बेशक। मल्टीकल्चरल है ना? मल्टीकल्चरल बिल्कुल, यानी सही है। हमारा जो प्रोग्राम है, जो आपके इस प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी, मैं कहूँगा कि सुनने वाले इसमें कसीर
जुबानों वाले और एथनिसिटी वाले, कल्चर वाले और बिल्कुल, मज़हब वाले डाइवर्स लोग मौजूद हैं। एथनिसिटी ये सिटी हम तो बिल्कुल, इंसानियत की बात करते हैं। बेशक तो ऐसा ही है। रूटीन की जब ये बात हुई तो इसमें एक बात होगी नींद की। अब हुँ, अगली बात जो है वो है खाने की रूटीन की बात कर लेते हैं। खाने के हवाले से किस किताब में लिखा है कि खाना 3 वक़्त खाना है? किस किताब में लिखा है कि खाना जिस वक़्त इस दिल की मर्ज़ी होगी तब खाना है? सवाल है ना? भी खाने के वो औकात हैं, जैसे सुबह या शाम का लफ्ज़ एक आम लफ्ज़ है, यानी मॉर्निंग इवनिंग का एक लफ्ज़ है। वो वक़्त है जिसमें एक नाश्ते का लफ्ज़ हो गया, एक रात के खाने का वक़्त हो गया। चलो ये तो तयशुदा वक़्त हो गए। लेकिन इससे हट के जो खाते-पीते रहना है, जो एक निबलिंग करते रहना है, जो एक खाने-पीने में अपने दिल की मनमानी करनी है, जब कहीं से किचन में गुज़रते हुए खुशबू आ गई तो ठहर गए। जहाँ रात को सोए हुए देखा सब लोग सो गए हैं, मेरा इशारा कुछ बुज़ुर्गों की तरफ भी है कि चलो जी अब कोई नहीं देख उन रहा। बुज़ुर्गों में मैं तो नहीं शामिल हूँ। कि जो डायबिटिक अल्लाह माफ करे, जो डायबिटिक लोग हैं अब कोई नहीं देख रहा, थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेते हैं। मकसद मेरा बिल्कुल। ये है हुँ, कि इसमें एक तो है रूटीन की बात खाने पीने की, वक्त पे खाना और उनका वक्त तय होना, हर खाने का वक्त तय होना। फिर ये है कि खाने का जो दौरानिया है उसमें एक फासला रखना। फिर उसके बाद ये है कि खाने-पीने के जो औकात कार हैं, हमें एक दर्स मिलता है जब हम रमज़ान मुबारक आने वाला है, क़ियामुल लैल का वक़्त आएगा कि उसमें एक बड़ा खूबसूरत जो दर्स है वो बीच में रोज़ा रखने का है। और रोज़ा रखना यानी जो इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है, जो बीच में खाली पेट रहना है, हमारा इस वक्त टॉपिक है कैंसर से बचाओ, नंबर 2 डिटेक्ट कैंसर अर्ली। ये हिस्सा है, ये अगर जल्दी होगा तो ये बचाव के शुमार होगा। उसमें ये है कि एक जो चीज है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी है, यानी जो फास्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो सबसे बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है वो फास्टिंग का हम कर सकते हैं। तो ये था एक रूटीन इस हवाले से, एक सोने और जागने के हवाले से। एक तीसरी जो रूटीन है वो काम की है। मसलन जो काम तो फिक्स है हमने दफ्तरों में जाके करने हैं, बिल्कुल ठीक है, कर लिया। लेकिन कोई ऐसे काम भी है, मसलन घरेलू काम है, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि जी मैं गुस्ताखी माफ, आप मेरी बहन है, कहीं ये महसूस ना करें कि जी मैं ये हंडिया रात को बना के ही सोऊंगी ताकि मुझे सुबह उठ के ये हंडिया ना बनानी पड़े। नहीं, मेरा इशारा ये कि अगर वक्त हो गया इस तरह का तो आप छोड़ दें, अब वो काम सुबह उठ के कर लें। यानी अपने वो काम काज जो आप सेहतमंद रूटीन के लिए बाद में भी कर सकते हैं, उनको आप इस तरह एडजस्ट कर सकती हैं। ये बात है रूटीन के हवाले से। इसी तरह जो लोग दफ्तरों में काम काज करते हैं उनका एक मसला है कि वो मुकर्ररा औकात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है, मैं उनके लिए भी एक इशारा करना चाहता हूँ। मसलन ये है कि कुछ रेस्टोरेंट्स हैं उनको मजबूरन रात के वक़्त काम करना पड़ता है। मसलन बेशक। कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनकी मजबूरियाँ, कुछ लोग दिन को काम करते हैं, कुछ लोग रात को काम करते हैं। मसलन एविएशन डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट्स पे लोग काम करते हैं, कई लोगों को वो काम करना पड़ता है। कई लोगों को जो है लॉजिस्टिक्स के हवाले से मोटरवे रात को ड्राइव कर, लेकिन वो चंद एक लोग हैं। जी, यानी इस तरह और वो अपनी उनकी रूटीन। मजबूरी है। जी, अलबत्ता एक जो रूटीन में जो चीज़ है ना वो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, इसका तल्लक मोटापे के साथ है, इसका तल्लक कैंसर के साथ है, असबाब में ये चीज़ आगे आएगी। वो ये है कि जैसा कि एक हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, स्क्रीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि रात को जब सोना हो, सोने से 3 घंटे पहले, ये रिसर्च शुदा बात कर रहा हूँ, कम से कम 3 घंटे पहले ये जो हमारा ब्रेन है, इस ज़हन को हमें खाली ज़हन कर देना चाहिए। इसको सोने की तैयारी के लिए वक़्फ़ कर देना चाहिए। 3 घंटे हमें ये मोबाइल वगैरह, इंटरनेट, ये लैपटॉप, ये आईपैड ये छोड़ देने चाहिए। कोई काम करना है उसको हम अगले दिन के लिए कहीं रख लें। अगर कोई बहुत मजबूरी है तो आप लिख लें, नोट कर लें,
और सुबह यही उठ मैं के कहने वाली थी, क्योंकि फिर जी, जैसे ही तो हम फ़ोन उठाते हैं ना, फिर हम उसके ऊपर दोबारा स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। वो मजबूरी है ना, आपको एक हुँ, मैसेज देखेंगे, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, ये असल में नशा है। सच्ची बेशक बात ऐसा ही पूछे, है। स्क्रीनिंग एक नशा है। इस स्क्रीनिंग का नशा, इस पे भी एक प्रोग्राम इंशाल्लाह आप कहेंगे तो कर लेंगे, इसका ताल्लुक भी ज़रूर, सेहत के मैं साथ सोच रही बहुत थी ज़्यादा इसके है। ऊपर इंशाल्लाह जी, करेंगे। जी, ये जी, कनेक्टेड है ना सारी चीज़ें एक-दूसरे जी, के जी। साथ। तो इसमें ये जी, है कि इसी तरह जो खाने का जो वक़्त है रात का ख़ास तौर पे, जब रात आपको पता है कि इस वक़्त बिस्तर पे जाना है, मसलन रात के 9 बजे, साढ़े 9 बजे इसके बाद बिस्तर पे चले जाना है, तो हमें चाहिए कि उससे कम से कम 3 घंटे पहले जो कि मेन जो खाना है, मेन कोर्स हम कहते हैं, बड़ा खाना, वो खा के फ़ारिग़ हो चुके हों। ताकि खाने के बाद हमें कुछ 10-15 मिनट टाइम रिलैक्स होने का मिले और उसके बाद हम चहलकदमी कर सकें। सुन्नत रसूल भी है, लेकिन ये जो चहलकदमी उस वक़्त की है, खाना खाने के बाद, ये बहुत ज़रूरी है। वो जो 15-20 मिनट की चहलकदमी करेंगे, वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मोटापे से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब इन चीज़ों से बचत होगी, तो ये चीज़ें कैंसर से बचाव में भी मदद देती हैं। इसी तरह ये है कि कोई भी खाना खाना है तो वो फिर भारी ना हो, पता हो कि ये मैदे पे बोझ ना बने। मैंने किसी प्रोग्राम में ये कह दिया तो उससे बड़ी बहस हुई। तो वो बहस ये हुई कि अपने मैदे शरीफ को ज़्यादा तकलीफ ना दिया करें। तो वो मैदे शरीफ पे वो अच्छा खासा बोझ ज़ुल्म का डाल चुके हिसाब लिया जाएगा। हैं। अब बात में मेरा हमारा मकसद ये है, मेदे शरीफ ने हमें कटहरे में खड़ा कर देना ये है। इतना शरीफ ऑर्गन है, उज़्व है जिस्म का, बेचारा कहता कुछ नहीं, लेकिन फ्लेक्सिबल है कि आप इसके साथ ज़्यादती ना करें। हुँ, इसको वही खाना दें, इसको उतना ही खाना दें, वैसे ही जो इसके लिए बेहतर है। मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ़, अगर पानी पहले पी लेने से इसकी सेहत बेहतर है, तो फिर खाने के आखिर में आप पानी क्यों पीते हैं? मसलन ये हुँ, बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अगर जी। खाने के हवाले से अगर दरमियान में कहीं कोक, पेप्सी या सेवन अप का अगर कोई फ़िज़ी ड्रिंक रखा हुआ है, किस किताब में लिखा है कि ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? मुझे कोई बंदा इस दुनिया में ये बता दे। ये नहीं वो चीज़ें हैं, ये रूटीन में आती हैं चीज़ें। इस तरह हम अपनी मेज़ को जो लेकिन खाने की जी, जी, जी। डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि पहले तो वो एक तो हेवी-हेवी खाना ख़ास तौर पे जब हम रेस्टोरेंट्स में या टेकअवेज़ वग़ैरह में जाते हैं, खाना लेके आते हैं घर या जो जब वहाँ पे खाते हैं रेस्टोरेंट्स में। तो फिर साथ ही कहा जाता है जी 7 अप या स्प्राइट लेके आना या कोक लेके आना, अब इसको हज़म भी तो करना है। कोई ताल्लुक नहीं है उसका इसके साथ। ये सेकंड सेकंड बिगेस्ट जो ऑर्गन है मर्दों में कैंसर का, फेफड़ों के बाद वो मैदा है। उसकी वजह आपने बता दी है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ? हम रूटीन की बात करके फिर आगे चलेंगे जी, कि कैंसर में जो असबाब की बात हुई, इसमें अभी हम रूटीन पे ही फँसे हुए, इतना बड़ा टॉपिक है कि जी, रूटीन बिल्कुल। से आगे हम जा ही नहीं रहे। अब सुबह उठना किस वक़्त है? अगर हम ये अपनी रूटीन बना लें कि सुबह सूरज की शुआओं का जो वक़्त होता है, बेशक उस वक़्त बारिश क्यों ना हो रही हो, बेशक उस वक़्त बादल ही क्यों ना हो, उसमें जो तासीर होती है उस रोशनी में, उस रोशनी की तासीर की वजह से, यानी वो जो रूटीन की बात कर रहा हूँ, जो सेहत को फ़ायदा पहुँचता है, और अगर मुमकिन हो तो बाहर निकलें। मुमकिन हो तो और कुछ नहीं, अगर घर की खिड़कियों के पर्दे एक तरफ करके उस कुदरत की वो रंगीनियों का जायज़ा लें कि बहुत जिसने खूबसूरत। फिर से सूरज अपने अर्श के नीचे से निकाला और कैसे वो फिर तुलू हुआ, और फिर एकदम से जिंदगी को एहसास मिला, अल्लाह ने आज का दिन फिर नसीब किया। हम उस सेहत की सुभान कदर अल्लाह, क्यों ना करें? हम कैंसर सुभान जैसे मूजी मर्ज से बचने के लिए डिटेक्ट कैंसर अर्ली वालों को हम सपोर्ट क्यों ना करें? हम एनएचएस वालों को सपोर्ट क्यों ना करें? हम अपनी इस गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम को सपोर्ट क्यों ना करें? जो हमारे लिए, हम अस्पताल में जाते हैं तो किस तरह से हमारी केयर नहीं करते। खुदारा जाएं और पूछें उन ममालिक से जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है,
जहाँ पे इस तरह का निज़ाम नहीं है, जिनको प्राइवेट अपना इलाज करवाना पड़ता है। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्रामों में ये बात करेंगे कि हमारे अपने इज़्ज़ो अक़ारिब जब अस्पतालों में जाते हैं, तो वो किस तरह ज़िंदगी के इन आखिरी मराहल में कैंसर से नबुर्द आज़माते हुए वो पूरे के पूरे 1, 2, 4 नहीं कई ख़ानदान वो टंगे हुए होते हैं बिल्कुल। उससे बचने के लिए यही आपके आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी है। जी। एक सवाल और ज़हन में आता है, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि सूरज की किरणें जब यानी सूरज तुलू और गुरूब होता है, तो उससे इंसान की जो बॉडी की क्लॉक है, उसके साथ कनेक्टेड है और उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने ये की। बहुत सारी बातें हालाँकि कैंसर के ऊपर मैं 1 साल से प्रोग्राम कर रही हूँ, हमारे कॉफ़ी मॉर्निंग में, लेकिन आपने बहुत चीज़ों को बड़े खूबसूरत तरीके से इलैबोरेट किया। और मेरे इल्म में बहुत इज़ाफ़ा हुआ आज। मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा। हम खुद हालाँकि इस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जैसे यूके है, अब यूके में सर्दियों में सूरज बहुत लेट निकलता है, गर्मियों में 2 बजे निकल आता है, सर्दियों में 8 बजे निकलता है। इसी तरह कई ऐसे ममालिक हैं कि कितना टाइम वहाँ अ, जो है वो सूरज निकला रहता है और उनकी रात और दिन का जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है हम लोगों से। वहाँ पे अक्सर लोग सवाल पूछते भी हैं कि रोज़ा वो लोग कैसे, क्योंकि रोज़ा नॉर्मली कनेक्टेड होता है तुलुए आफ़ताब और गुरूब आफ़ताब के साथ। तो इसके ऊपर ज़रा-सा मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ, हमने जाना है मैनचेस्टर शहर से इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। फ्लाइट का वक़्त लिखा हुआ है, एक वक़्त है कि शाम 6 बजे फ्लाइट मैनचेस्टर से इस्लामाबाद रवाना होगी। सच्ची बात बताएं, उम्र गुजर गई है आते जाते। हमने कभी देखा है कि सूरज कब निकला था, बारिश हो रही है कि नहीं, धुंध है कि नहीं, बर्फबारी है कि नहीं, कभी मौसम का ख्याल किया है? उस हुँ, वक्त तो तुलू और गुरूब हमारे जहन में नहीं होता। हुँ, जब अल्लाह तबारक व ताला ने ये सूरज का निकलना, इसका गुरूब होना, ये अपने एक निजाम के तहत बनाया है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक भरा पड़ा है। मैं किस तरह की मिसालें आपके साथ, एक बात मैं जो कोरिलेट करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि हर तरफ वजाहत के साथ ये बात फरमा दी है कि उसने पूरे का पूरा निजाम शम्सी इस तरह कर दिया है। ये फिजिक्स वालों से पूछें। इस वक्त जो समंदर के अंदर जो निकलती हुई वो लहरें हैं, जो बड़े बड़े जहाजों को भी अपनी लपेट में ले लेती हैं, उनसे बचने के लिए बीबीसी का वेदर प्रेडिक्ट कर देता है। इसी तरह जो सुनामी है उसके हवाले से, या आप कह लें कि अगले हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा, या 1 महीना पहले ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि ये जो महीना होगा जनवरी का पहले हफ्ते 10 दिन का, ये शिद्दत वाला होगा। बर्फबारी हुई है, हमने गुजारा है, देखा है, सफरों में एहतियात की है। बिल्कुल। हुँ, अगर ये बीबीसी हमें बता देता है कि ये तुलू का वक़्त है, ये गुरूब का वक़्त है, ये सूरज निकलने का अंदाज़ा है, ये गुरूब का, यानी ये जो चीज़ें हैं जब हम सारी बातें मान लेते हैं, तो हम उनके माने हुए के मुताबिक क्यों नहीं चलते? मेरा मकसद कहने का ये है कि वो अगला लफ्ज़ ईद उल फ़ितर का, ईद उल अज़हा का भी आप कह सकते हैं। यानी रमज़ान मुबारक के इस सहरी इफ्तारी के साथ अगला जुड़ा लफ्ज़ जो है, वो ये भी हो सकता है। मसलन ये है कि जब नमाज़ों की बात होती है, हम तमाम नमाज़ों के औकात अपने इस मुल्क में, यानी यूनाइटेड किंगडम में, और बाकी लोग भी अपने-अपने ममालिक में बुनियादी तौर पे जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम है, जी, जीएमटी है, पूरी दुनिया जी। में यही चलता है ना। जी, जी, हम ग्रीनिच बरतानिया में यूनिवर्सिटी बोल से रहे हैं, उसका है यहाँ कनेक्शन। से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पे ग्रीनविच है। जी, पूरी दुनिया में जो वक़्त है वो उसके गिर्द घूमता है वो कि उसके इस गिर्द-गिर्द है। जीएमटी से इतना घंटे बाद है या पहले है। वो चाहे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई कहीं भी हो,
मक्का बिल्कुल, मुकरमा में हो, पूरा मदीने वर्ल्ड मुनव्वरे क्लॉक में हो। उसके अराउंड है। हाँ अब जी, उसके राउंड चलते हैं ना। इस बेशक। सवाल का जवाब मेरे नजदीक ये है कि जब हम सारी की सारी बातें तय इस अंदाज में करते हैं, तो हम एक वाज़ेह सा हमारे पास पहले से एक प्लानर में पूरे साल का ही आ जाता है ना कैलेंडर। वैसे उन्होंने बेशक। तो 20-20 साल का मुस्तकबिल का दे दिया, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि इसमें ये है कि जो सूरज निकलता है, आगे बादल है, बारिश हो रही है, धुंध छाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमें पता है और हम अपने दफ्तर में टाइम पे पहुंचे होते हैं, अस्पतालों में आते हैं, मरीज पहुंचते हैं, वक्त पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं, दुनिया के सारे काम वक्त पे चल रहे होते हैं। लिहाजा तुलू होना या गुरूब होना सूरज का अपनी जगह पे है, चांद का नजर आना या ना आना ये अपनी जगह पे है। हमें इस डायरेक्टरी को भी फॉलो करना चाहिए। हम पूरा महीना पूरा साल इनको फॉलो करते हैं, इन आखिरी रमजान मुबारक के अय्याम में भी इनसे रहनुमाई ले लेनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाह। जी, मैं एहतियातन कह रही थी कि हमारी बहनें देख के कहें, ये ना कह दें कि डॉक्टर साहब ने कहा था सूरज तुलू और गुरूब के साथ, तो मैंने कहा वो कहें कि भई अब तो हमने 8 बजे के बाद उठना है और रात को 4 बजे सो जाना है। वो बाकी हस्बैंड और बच्चे बेचारे परेशान होते रहे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन, क्योंकि जब हम कॉफ़ी मॉर्निंग में प्रोग्राम्स करते हैं तो बड़े मज़े-मज़े के सवाल आते हैं सुबह हमारे के पास। वक़्त एक जो जी। जो है ना सूरज के निकलने के साथ 2 लफ़्ज़ जुड़े हुए हैं। जी। एक वर्जिश का लफ्ज और दूसरा एरोबिक एक्सरसाइज का, यानी वर्जिश, और वो भी खुले आसमान तले, सुभान अल्लाह। यानी कमरे के अंदर बंद नहीं बल्कि बाहर। ये बड़ा एक बहस वाला मौजू है, अपने अपने इसमें ख्यालात हैं लोगों की। लेकिन असल बात जो ये है कि हम इस वक्त कैंसर की बात कर रहे हैं। कैंसर की तशखीस वक्त पे होनी चाहिए, यानी बर बेशक। वक्त कैंसर की तशखीस, डिटेक्ट कैंसर अर्ली की बात हो रही है और इससे प्रिवेंशन की बात हो रही है। एक जो स्टडी आई है, ये एक रसाला था, गालिबन उसका नाम था स्पोर्ट्स मेडिसिन, यहाँ यूनाइटेड किंगडम में। उस अच्छा। स्टडी के मुताबिक ये था कि जिन लोगों ने बहुत पहले अपनी जिंदगी में वर्जिश की हुई होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसमें शामिल हूँ, यानी स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो लोग बहुत सारे सेहत के फायदे उठा रहे होते हैं। उनमें एक चीज ये भी है कि वो ज़हनी सेहत के हवाले से भी, इसी तरह वो कैंसर जैसे अमराज की रोकथाम में भी उसका किरदार होता है। और वर्जिश का ये जो नुमाया किरदार है, इसमें खास तौर पे जो एक रिसर्च है वो इस हवाले से थी, जो ब्रेस्ट कैंसर है, छाती का कैंसर है और जो मर्दों में प्रोस्टेट के कैंसर है, इसमें तकरीबन, मैं तकरीबन की फिगर दे रहा हूँ, कुछ 30,000 मरीजों का मुआयना किया गया, जिसमें तकरीबन 35% वो मरीज थे जिनमें मर्ज बढ़ता गया, लेकिन उनमें से 80% के करीब वो लोग थे जो अपनी पुरानी की हुई वर्जिश की बुनियाद पे शफायाब हो गए, और उनमें से तकरीबन 27% के करीब वो लोग थे जो उस अगली कैंसर की स्टेज से महफूज रहे, यानी उसकी जो बढ़ोतरी थी वो कम रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्जिश है उसका ताल्लुक कैंसर के बचाव के साथ बहुत ज्यादा है, उसके जो है प्रोग्रेशन के साथ भी उसका ताल्लुक है। और जो जिस्मानी सरगर्मी यानी वर्जिश का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका ताल्लुक कैंसर के बचाव के साथ बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं तो एक और लफ्ज़ कहूँगा जो हमारा आज का मौजू है, कि कैंसर से बरवक़्त बचाव के हवाले से भी और अमवात की शरह को कम करने के हवाले से भी, और आगे अल्टीमेटली या हम कह लें कि कॉन्सिक्वेंटली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नतीजतन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कि यही चीज़ एनएचएस पे, गवर्नमेंट पे, पब्लिक सेक्टर पे, हमारे अपने घरों के ऊपर, हमारी अपनी ज़ात के ऊपर बहुत सारे बोझ को, तकलीफ को, शिद्दत को, मसाइल को कम कर सकता है। जी। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी एक्सप्लेनेशन दी। और ये जो आपने अर्ली एक्सरसाइज की बात की, मैं भी बड़े अरसा एक्सरसाइज करती रही हूँ। मैंने यूनाइटेड किंगडम में भी 10 के जो है वो रन किया हुआ है और पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान कंपटीशन में भी हिस्सा लिया हुआ है।
लेकिन माशाअल्लाह। अभी सिचुएशन ये है कि अभी हम लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं। वैसे हमने वीकली सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। मैं ये थोड़ी नॉलेज के लिए अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि हमारी एक्सरसाइज क्लासेस भी होती हैं हमारी कॉफ़ी मॉर्निंग में, वो आके जॉइन कर सकती हैं और इसमें माइल्ड किस्म की एक्सरसाइज भी हम करवाते हैं, जिन जो कि एनएचएस की रिकमेंडेड होती हैं। जिसमें जो मुख्तलिफ बॉडी में पेन्स की वजह से बताई जाती हैं और उसके बाद कुछ लोग जो ज़रा फास्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको भी किया जाता है। तो जो मेरा सवाल था, मैं थोड़ा-सा बीच में ना थोड़ा-थोड़ा तड़का लगा देती हूँ बात का कि मौज़ू ज़रा ज़्यादा खुश्क ना रहे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो जो मेरे जैसे बंदे हैं, जो किसी ज़माने में बड़े एक्टिव हुआ करते थे, यानी आपके कहने का मकसद है कि वो जो पुरानी एक्सरसाइज थी, वो भी जी, काम कर रही है? जी बिल्कुल, उसका बहुत मैंने आपके सामने वो बाकायदा फिगर्स रखी हैं और ये ताज़ा है। हुँ। ग़ालिबन ये 2024 की फिगर्स हैं। उहुँ। जी। अच्छा, आपका एक जो सवाल था कि कैंसर के मुमकिना असबाब के हवाले से, मैं इसमें कैटेगोरिकली ना, चूँकि हम बड़ी तफ़सील में और डीपली चले गए थे, तो एक दफ़ा मैं उन असबाब पे नज़र दौड़ा रहा हूँ। कैंसर के मुमकिना असबाब में इस वक़्त सिगरेट नोशी को अगर हम एक तरफ रखें, तो सर-ए-फ़हरिस्त जो है, वो वज़न की ज़्यादती, ख़ास तौर पे मोटापा है। मोटापा ये तशख़ीस शुदा बात है, ये रिसर्च वाली बात है, विद फैक्ट्स एंड फिगर ये बात है कि ये कैंसर का सबब बन रहा है। इसके ओबेसिटी। बाद सिगरेट हुँ। नोशी के साथ-साथ जो एक नई खराफ़ात में से चीज़ आई है, शीशा नोशी, जिसके बारे में कहा गया है कि उसमें 300 के करीब कार्सिनोजेनिक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, नौजवानों को ख़ास तौर पे, जिसमें लड़कियां भी अब शामिल हो गई हैं, जो मॉडर्न कल्चर में शौक से चले जाती हैं शीशा हट पे, उन्हें बहुत ज़्यादा इस पे गौर करना होगा और बचने की कोशिश करनी होगी कि वज़न यानी मोटापे के बाद, सिगरेट नोशी के बाद शीशा नोशी अहम तरीन सबब है। इसके बाद शराब नोशी, अल्कोहल का ताल्लुक जो है वो बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो लोग बगैर सोचे समझे ज़्यादा पीते हैं। इलावा अज़ीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आदतन पान मसाला बहुत ज़्यादा रग़बत के साथ खाते पीते हैं। अगला जो सबब है उसमें ग़िज़ा का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ग़िज़ाओं का गलत इंतख़ाब। इसमें सिर्फ़ इशारा कर देता हूँ, किसी वक़्त तफ़सील से इंशाअल्लाह हम बहस कर लेंगे। इंशाअल्लाह। गलत ग़िज़ाओं में सबसे जो पहली चीज़ वो ये है कि जितना हम फ़ितरत से दूरी इख्तियार करते हुए ग़िज़ाओं का इंतख़ाब करेंगे, मसलन ये है कि वो चीज़ें एक तो कहते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, फिर ये है कि जो जंक फूड्स हैं, फिर ये है कि प्रोसेस्ड जो फूड जैसे कहते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो हुँ। टिन पैक वाली फूड्स हैं, जो मिर्च मसाले लगी फूड्स हैं, जो देखने में बड़ी खुशनुमा हो रखे हैं, जो मिर्च उम, मसाले लगे का मतलब ये कि ये जो हम कई दफ़ा गोश्त की शॉप पे जाते हैं और उसके ऊपर मसाला लगा के उन्होंने रखा होता है फ्रेश मीट, या वो जो फ्रीज़र, जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन है या फिश है, तो वो जब हम उसके ऊपर बैटर लगा हुआ होता है, आपका वो मतलब है? ये जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, हुँ, मैं लफ्ज़ प्रिजर्वेटिव अलग लफ्ज़ है। बेशक है। हुँ। जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये कोई भी नुकसान से खाली नहीं है। अगर कोई दावा करता है कि इनका नुकसान नहीं है, तो वो झूठ बोलता है, वो गलत है। मैंने अर्ज़ कर दिया, जितना हम फितरत से दूरी इख्तियार करेंगे, उतना ही हम से इससे दूर चले जा रहे हैं। गलत ग़िज़ाओं के इंतख़ाब के बारे में जो बात हो रही थी, इसमें जो अगली चीज़ वो ये है कि मेरा ख़्याल है कि बड़ी ही आम सी ये चीज़ है। हम शुगर को यानी चीनी को, मिठास वाली चीज़ों को, वो चीनी यानी
जो कि प्रोसेस्ड है, हुँ, जो शुगर मिलों में बनी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो मिठास स्पेशली अल्लाह ने, व्हाइट शुगर। जी, जो शुगर या मिठास अल्लाह ने रखी है, फ्रूट्स में रखी है, कार्बोहाइड्रेट्स में रखी है, जो नेचुरल वो तो ठीक है। हुँ, मैंने सिर्फ गैर फितरी चीज़ों की बात की है। इनमें ख़ास तौर पे जितनी चीज़ें प्रोसेस्ड हैं, जितनी चीज़ें फैक्ट्रीज़ की बनी हुई हैं, मिलों की बनी हुई हैं, यकीन कीजिए, ये इस वक़्त बहुत ही नुमायाँ फैक्टर सामने आया है एज़ अ कॉज़ेटिव फैक्टर ऑफ कैंसर। इलावा अज़ीं जो फ़िज़्ज़ी ड्रिंक्स हैं, फ़िज़्ज़ी ड्रिंक्स में कूट के भरी होती है चीनी। जब हम चटखारे लेके 7 अप, पेप्सी, कोक, फांटा ये चीज़ें हम पी रहे होते हैं, हमें उस वक़्त पता नहीं चलता। हम ये समझते हैं कि बड़ा बड़ा कमाल का ज़ायका है। अस्तगफिरुल्लाह! इसमें एक और जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि ख़ास तौर पे खाना खाने के दौरान अगर ये मिला लिया जाए, तो ये ज़हर कातिल से कम नहीं है। मेरे हाथ जुड़े हुए देखें, अगर कोई नाज़रीन में से मेरे इन जुड़े हुए हाथों से मेरा ये पैगाम ले सकता है, तो मेरे एक सवाल को ज़रूर ज़हन में रखा कि कभी आपने सोचा कि नौजवान लोग कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, नौजवान लोग क्यों अमवात का शिकार हो रही हैं, बैठे-बैठे उनके खानदान तबाह हो जाते हैं, माएँ रुल जाती हैं, बाप रुल जाते हैं, बहनों का हाल कभी देखा है आपने? उसकी वजह ये जो जंक फूड और ये जो एक गलत तरीका है, जैसे मैंने फिजी ड्रिंक का नाम लिया है कि खानों के साथ मिला के, अस्तगफुरुल्लाह, इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये मेरा इशारा था कि एक गलत ग़िज़ाओं का इंतखाब और दूसरा इनकी रूटीन इस तरह की। इसके बाद गलत तर्ज़ हयात के हवाले से इसमें मैंने रूटीन की बात की। इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज़ है ना गलत तर्ज़ हयात में, वो ये है कि महदूदियत का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में। आप कह लें कि जिसमें जिस्मानी सरगर्मी बहुत कम हो। मसलन ये है कि एक मज़दूर आदमी है, वो काम कर रहा है, उसका काम और तरह है। एक सर्जन है तो वो हॉस्पिटल में और तरह का काम कर रहे हैं। एक आईटी स्पेशलिस्ट है तो वो उसको सारा दिन हो सकता है कि एक ही कुर्सी के ऊपर बैठ के काम करना पड़े। हो सकता है कुछ ऐसे करके बड़े गौर से ऐसे नज़र लगा के काम कर, उसका वो ब्रेन ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी जिस्मानी उसकी वर्जिश नहीं हो हमारे रही है। जैसे लोग। हो सकता है। जी, जी। इसी तरह हो सकता है कि किसी का शोबा ड्राइविंग है। मैं अपने उन भाइयों अजीजों बेटों से बात कर रहा हूँ, उन्हें चाहिए जो ड्राइविंग करते हैं ज़्यादा, जिसमें टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर भी शामिल हैं, कि वो जब भी उन्हें मौका मिलता है, वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल के अपने पोस्चर को, यानी वो जैसे बैठे हुए हैं उसको हिले-जुले ज़रूर, उठें, थोड़ा-सा चहलकदमी कर लें। दफ्तर वाले अगर दफ्तर में बैठे हैं तो वो उसमें थोड़ा-सा उठ के चहलकदमी कर लें, चल फिर लें। मेरा ख्याल है इसका वक़्त काफ़ी इसका ज़्यादा हो गया, मैं इंटरवल कितना होना चाहिए? यानी एवरी 1 आवर, एवरी 2 आवर, एवरी मेरा 40 ख्याल है मिनट्स? कि अगर आधे घंटे के बाद भी 40 मिनट के एक ज़हनी तौर पे अगर आप एक मैं इशारा कर देता हूँ, मुझे आपने बताया नहीं था कि हमारा प्रोग्राम का वक़्त कितना होगा, लेकिन जी, मैं एक बस बात का इशारा कर, जी, याददाश्त उन लोगों की ज़्यादा बेहतर होती है, जो हर 40 मिनट के बाद उठ के कुछ इधर-उधर तवज्जो हटा लेते हैं। बिल्कुल क्योंकि मेरा उसके इसी बाद तरफ ये जो इशारा था। दिमाग जो है ना, फिर आधे घंटे बाद 30 मिनट 40 मिनट के बाद वो बोर हो जाए, वो रिटेन नहीं कर पाता। यानी रिचार्ज हो ज़हनी जाता सेहत है के एक तरह लिए। से, हाँ जी। यानी मेरा अगला इशारा था वर्जिश के हवाले से, फिर सूरज की शॉओं का ज़िक्र हो चुका। मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं सूरज की रोशनी के सामने बैठ के कर रहा हूँ। बजाए बल्ब की रोशनी के वो 10,000 भी बल्ब लगे हुए हों, सूरज की रोशनी का तकाबुल नहीं है। इसी बेशक, तरह सूरज की शुआओं से भी हमें बचना चाहिए। यानी अल्ट्रा वायलेट रेज़ है वो जल्द के कैंसर के सबब बन सकती हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एचपीवी, जी, ह्यूमन पैपिलोमा
वायरस ये भी सबब बन सकता है। और बाकी कैंसर के मुमकिन असबाब में हार्मोनल फैक्टर है, जिसमें जो हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस वो भी सबब बनता है। हमारे काम काज के हवाले से मैंने हल्का सा इशारा कर दिया। एक बड़ी अहम जो बात है पाकिस्तान में, इंडिया में भी है, दिल्ली लाहौर, लाहौर दिल्ली, इन दोनों शहरों का मुकाबला आपस में स्मोक के हवाले से। कराची भी कभी-कभी शामिल हो जाता है इसमें। स्मोक जैसे ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है, ये भी इसमें हिस्सादार है। इसके अलावा जो उम्र की बात हुई है, ख़ास तौर पे जब 40-50 साल के बाद उम्र आ जाती है, तो इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन आम तौर पे मर्द औरत दोनों ही इसमें शुमार हैं कैंसर के इस मर्ज़ का। इन तमाम अवामिल को ज़हन में रखते हुए हमें असबाब पे गौर करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से वो अपना किरदार अदा करें डिटेक्ट कैंसर अर्ली में और बोझ बटाने में। आपके इस प्रोग्राम में आने की बड़ी खुशी है। आपके इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही सेर हासिल किस्म की गुफ्तगू की और इंशाल्लाह इस मौजू को कैरी ऑन करेंगे। आज इसकी पहली किस्त थी और आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो लोग हमें मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और देखेंगे इंशाल्लाह, यकीनन आपने जिस सिंपल स्टाइल से चीज़ों को एक्सप्लेन किया बहुत सारे लोगों के लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगा और इंशाल्लाह आपके लिए, मेरे लिए और मुस्तफ़ा शरीफ की सारी टीम के लिए ये इंशाल्लाह आखिरत का तोशा बनेगा। जज़ाकल्लाह ख़ैर, मेहरबानी, इंशाल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। बहुत अल्लाह सारा हाफ़िज़। ख़्याल रखिएगा, अपना भी, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।